Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Well students, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU, एंड दिस इज़ माय 30th लेक्चर एंड टॉपिक है आपराधिक मानहानि। इस व्याख्यान के अंतर्गत ये देखने का प्रयास करेंगे कि डिफेमेशन क्या है, मानहानि क्या है, और मानहानि से संबंधित नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 356 के अंतर्गत डिफेमेशन को कैसे परिभाषित किया गया और दंडनीय बनाया गया है। तो सबसे पहले इसको स्क्रीन पर देखते हैं। आप स्क्रीन पर देखें, मैंने आपराधिक मानहानि को इस स्लाइड के माध्यम से डिफाइन करने का प्रयास किया है। आपराधिक मानहानि धारा 356 BNS के अंतर्गत परिभाषित है। मैं उसी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 का ही उद्धृत को रेफर कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों से या प्रकाशित किसी लेख से या चलचित्र से किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षतिकारित करता है, मानहानि करता है। अब नीचे लिखा हुआ मैक्सिमम इसमें 2 वर्ष का कारावास या फाइन जुर्माना हो सकता है। कारावास भी स्पष्ट कर दिया गया है कि साधारण कारावास होगा। दूसरी तरफ मैंने लिखा है इसमें मृतक की मानहानि नहीं, परंतु किसी मृत व्यक्ति की मानहानि के मामले में उसके बच्चे वाद ला सकते हैं, मृतक के उत्तराधिकारी या बच्चे केस दायर कर सकते हैं। तीसरी तरफ मैंने लिखा कि मानहानि एक सिविल अपकार है, टॉर्ट भी है। अब धारा 356 को देखते हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कि जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा शब्द बोलता है जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा या ख्याति को क्षति पहुंचती है, या कोई ऐसा लेख प्रकाशित करता है या समाचार पत्र पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मानहानिकार, कोई अपमानजनक तस्वीर प्रेषित करता है, प्रकाशित करता है, वह मानहानि का अपराध करता है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के अंतर्गत, और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है, अथवा दोनों से हो दंडित किया जा सकता है। चूँकि यह अपराध, मानहानि का अपराध, डिफेमेशन का जो अपराध है वह व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को कम करने वाला है, व्यक्ति की ख्याति को, रिप्यूटेशन को क्षतिकारित करता है, इसीलिए यह अपराध भी है और साथ ही साथ टॉर्ट भी है, सिविल दोष भी है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को कानून में 2 विकल्प प्राप्त हैं। वह आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकता है और मानहानि करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेंट परिवार दाखिल करके वह आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकता है, उसके विरुद्ध न्यायालय से आपराधिक कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है, और ये साबित हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसकी मानहानि की गई उसको अधिकार है कि वह सिविल न्यायालय में वाद दायर करके अपने डिफेमेशन के लिए, अपनी हुई मानहानि के लिए वह कंपनसेशन का, हर्जाने का भी केस कर सकता है। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 में डिफेमेशन को डिफाइन किया गया, और डिफेमेशन को डिफाइन किया गया और पनिशेबल बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है। साथ ही साथ ये बता देना यहाँ पर आवश्यक होगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 जो पहले का कानून था, उस इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 499 में 499 में डिफेमेशन को परिभाषित किया गया और धारा 500 के अंतर्गत इसको दंडनीय बनाया गया था। आप सभी ये जानते होंगे कि आईपीसी के अंतर्गत भी आपराधिक मानहानि को दंडनीय बनाया गया था, जो इंडियन पिनल कोड 1860 का था।
उसको रिप्लेस करते हुए जो नया कानून बना है उसमें भी डिफेमेशन को अपराध माना गया और आपराधिक रूप में इस रखा गया है। अब सभी छात्र जैसा कि ये जानते हैं, अपराध के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। एक मानव का होना, मानव के मस्तिष्क में दूषित आशय का होना, दूषित आशय के अनुसरण में किया गया कोई दोषपूर्ण कार्य और ऐसे दोषपूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप हुई कोई क्षति, यह अपराध बनाता है। अब यहाँ पर मानहानि के संदर्भ में, चूँकि मानहानि को प्रोहिबिटेड एक्ट घोषित किया गया धारा 356 के अंतर्गत कि एनी स्टेटमेंट विच इज डिफेमेटरी, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो डिफेमेटरी है, दैट इज ऑफेंस, वह अपराध है। तो अब इस दोषपूर्ण कार्य को, रॉन्गफुल एक्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत, और इस निषिद्ध कार्य को अगर कोई व्यक्ति करता है दूषित आशय के साथ, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सामाजिक क्षति कानून मान की चलती है कि उसकी क्षति को कम किया है, सामाजिक प्रतिष्ठा को कम किया है और वह मानहानिकारक है। और जिसने डिफेम किया है, जिसने मानहानि किया है, उसको आपराधिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए। अब प्रश्न है कि कैसे माना जाए कि मानहानि व्यक्ति का आशय दूषित था या नहीं था। अब इसे इस रूप में समझा जाए कि किसी ईमानदार व्यक्ति को, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिसने कभी अतीत में कोई अपराध न किया हो और उसकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा, सदाचारी जीवन व्यतीत कर रहा, उसको चोर कहना, अर्थात समाज में उसकी प्रतिष्ठा को, उसके कई वर्षों से उसकी अर्जित संपत्ति को, प्रतिष्ठा, रिपुटेशन भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन, वो भी व्यक्ति अपने एक लंबे समय में अर्जित किया गया उसका एक धन है, एक संपत्ति है। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करने वाला दिया गया वक्तव्य, स्टेटमेंट, यह भी अपराध माना जाएगा। अब दूषित आशय है या नहीं है, यह कैसे मालूम होगा? चोर को चोर कहना, ये कहा गया कि चोर को चोर कहना अपराध नहीं, लेकिन ईमानदार को चोर कहना मानहानि माना जाएगा। अर्थात जो दोष सिद्ध, जिसको न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया कि अपराधी है, तो अपराधी को अपराधी कहना मानहानि नहीं आएगा। इसको उचित टीका टिप्पणी, इसी मानहानि की धारा 356 के अंतर्गत जो फेयर कमेंट है, उचित टीका टिप्पणी को मानहानि के दायरे से बाहर रखा गया है। अब पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 में मानहानि को मैंने परिभाषा दी। अब इसके साथ देखते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि प्रत्येक भारत का नागरिक अपने विचारों को निर्बाध रूप से विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है और अपने विचारों को बोल करके, बोले गए शब्दों के द्वारा या प्रकाशित किसी लेख के माध्यम से वह जनमानस तक पहुंचा सकता है। तो जहां पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, बोलने की आज़ादी प्रदान करता है, वहीं पर संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो निर्बंधन लगाए गए हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत निर्बंधन है, रेस्ट्रिक्शन है कि किन आधारों पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित किया जा सकता है। उन निर्बंधनों में से एक निर्बंधन मानहानि भी है, न्यायालय की अवमानना भी है। यदि मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से या मेरे द्वारा दिए गए भाषण से किसी की मानहानि होती है, किसी के सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है या न्यायालय की अवमानना होती है, तो निश्चित रूप से कानून की नज़र में मैं मानहानि का अपराधी हूँ या न्यायालय की अवमानना का दोषी हूँ। ऐसी स्थिति में संविधान देश के नागरिकों को बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता का यह कदापि अर्थ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए स्वतंत्रता या बोले गए शब्द को इतना बल प्रदान कर दिया जाए कि वह किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए या भारत में स्थित किसी संस्था, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। इसलिए देश में आज़ादी, बोलने की आज़ादी हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता को राष्ट्रहित में, राज्य हित में निर्बंधित भी किया जाना आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए
भारतीय संविधान और यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के मध्य यदि हम संबंध स्थापित करने को देखें तो यदि किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) क के दायरे से बाहर होगी, इसका केवल और केवल अर्थ यह होगा कि वह अगर मानहानि की कैटेगरी में आता है, बोले गए शब्द से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, बोले गए शब्द से यदि किसी संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचता है, तो निश्चित रूप से उसे अपराध मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अंतर्गत डिफेमेशन की कार्रवाई की जाएगी और परिवाद पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है और आपराधिक कार्रवाई करके उसको दंडित कर सकता है। अब यहाँ पर मानहानि एक वैध आधार है राज्य को नागरिक स्वतंत्रता को निर्बंधित करने का, काटने और छांटने का। बोलने की आज़ादी का यह कदापि अर्थ नहीं है कि किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जहां पर देश का सर्वोच्च कानून संविधान भारत के नागरिकों को बोलने की आज़ादी प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं पर भारत का आपराधिक कानून ऐसे बोले गए शब्दों से मानहानि होने पर दंड का भी प्रावधान करता है, जिससे कि सामाजिक इंटरेस्ट और व्यक्तिगत अधिकार में यदि गतिरोध उत्पन्न हो तो सामाजिक हित को वरीयता दिया जाए, न कि व्यक्तिगत अधिकार को। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मानहानि संबंधी प्रावधान को मैंने तैयार करने का प्रयास किया है और इसमें क्या कंपनसेशन मिलेगा, प्रतिकर मिलेगा, इसको भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानहानि के मामलों में भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 105 है, जो सभी छात्र जानते होंगे कि सभी संसद सदस्यों को यह संसदीय विशेषाधिकार है कि वह संसद के भीतर अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की बातों को, अपनी जनता, जिन जनता के माध्यम से वे निर्वाचित होकर के गए हैं, उन जनता की आवाज़ को सदन के भीतर निर्भीकतापूर्वक उठा सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय सांसदों को, राज्य में विधानसभा के विधायकों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किया है। भारतीय संविधान की आर्टिकल 105 संसद सदस्यों को संसद के भीतर बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार प्रदान करता है। संसद के द्वारा, संसद सदस्यों के द्वारा सदन के भीतर कही गई बात, दिया गया भाषण भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ये संसदीय विशेषाधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर हैं, अर्थात संसद सदस्य के द्वारा सदन के भीतर अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी है, विशेषाधिकार प्राप्त है। हम जिसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संज्ञा देते हैं, संसदीय विशेषाधिकार की संज्ञा देते हैं। सभी छात्र ये देखते होंगे, प्रायः अखबार में या समाचार पत्र, मीडिया चैनल के माध्यम से आप देखते हैं कि संसद के भीतर कभी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें एक संसद सदस्य दूसरे संसद सदस्य पर टीका टिप्पणी करता है, अनुचित टीका टिप्पणी करता है, या यहाँ तक कि वहाँ हमलावर हो जाता है या हमले करने का प्रयत्न भी करता है। राज्य की विधानसभाओं में आपने देखा होगा कि कार्रवाई के दौरान आपस में गाली गलौज हो जाती है या आपस में मारपीट विधायक सांसद सदस्य कर लेते हैं। ऐसे घटनाओं को संसदीय विशेषाधिकार की परिधि में मानते हुए यदि उस कार्रवाई को विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई से बाहर कर दिया है तो ऐसी कार्रवाई को प्रकाशित करना भी अपराध माना गया है। अब संसद सदस्यों को विशेषाधिकार, सदन के भीतर जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं और मानहानि, उनके द्वारा बोले गए शब्दों से यदि कोई मानहानि होता है तो प्रश्न यह है कि क्या संसद सदस्यों के द्वारा सदन के भीतर दिए गए वक्तव्य से, दिए गए भाषण से यदि किसी की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो उसे मानहानि माना जाए या न माना जाए, या संसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह सदन के भीतर किसी के प्रति कुछ भी कोई बोल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ ऐसे दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और निर्णय
कोर्ट के निर्णय के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार और नागरिक अधिकारों में अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक है कि विशेषाधिकार शब्दावली से स्पष्ट है कि उनको जो प्राप्त विशेषाधिकार है उनको वरीयता प्राथमिकता दी जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान में संसद सदस्यों को सदन के भीतर अपनी बात को रखने का, अभिव्यक्ति को बोलने की आज़ादी प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नागरिकों को संविधान ने अपनी बात को रखने का या व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। अब यहाँ पर यदि सदन के भीतर की बात को कोई व्यक्ति समाचार पत्र में प्रकाशित कर दे, कोई चैनल के माध्यम से उसको दिखा दे, तो क्या समाचार पत्र का प्रकाशक या चैनल का संपादक संवाददाता सदन के भीतर की कार्रवाइयों को प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी होगा? इससे संबंधित एक केस उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्ष 1965 में 1965 में, जिसका केस का नाम है इनरी केशव सिंह केस, इन रेफरेंस टू केशव सिंह केस AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। उस वाद का उल्लेख करना यहाँ पर प्रासंगिक है क्योंकि उस समय एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई भारतीय न्यायपालिका के समक्ष जब एक समाचार पत्र के संपादक के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के भीतर की कार्रवाई को एक समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया गया था। अब विधानसभा सदस्यों के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करना कि विधानसभा सदस्यों ने जो कुछ भी बोला उसको समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करना, यह सदन की अवमानना है और विशेषाधिकार का उल्लंघन है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। अतः तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि जो समाचार पत्र का जिस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया उसको विधानसभा में वो प्रस्तुत हो और इसके कारणों को स्पष्ट करे। अब ऐसा देखते हुए ऐसा मामला जब प्रकाश में आया तो इस मामले को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में लाया गया। फिर ये रेफरेंस के लिए चूँकि इस पर कानून की क्या किया जाए, हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीशों की सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अब इसमें उस व्यक्ति को सदन के भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को ये गलत मानते हुए कि ये विधायिका में न्यायालय का हस्तक्षेप है, अब यह विधायिका और न्यायपालिका का विवाद हो गया। ऐसा महसूस करते हुए अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया कि ये तो लगता है कि न्यायपालिका और विधायिका में आपस में ही विवाद हो गया। इस मैटर को लेकर के न्यायपालिका के द्वारा तत्कालीन हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि विधानसभा अध्यक्ष को ही क्यों न कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट की अवमानना की है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया कि ऐसी क्या ये विशेषाधिकार इस स्थिति में हो जाए कि विधानसभा अध्यक्ष का अलग निर्णय है, हाई कोर्ट का अलग निर्णय है। अब परंतु इसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है इसलिए आवश्यक है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में निर्णय दिया कि विधानसभा की कार्रवाई को अगर अध्यक्ष ने प्रकाशित करने से मना किया है तो उसका प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह से वह संवैधानिक संकट दूर हुआ। अब मानहानि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया अपराध भी है और टॉर्ट भी है। इसको अगले उसमें समझने का प्रयास करते हैं। स्लाइड में आप देखिए मानहानि को मैंने लिखा है साइबर डिफेमेशन। साइबर डिफेमेशन धारा 356 BNS में कैसे परिभाषित किया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपमानजनक शब्द
या तस्वीर लगाना, यह भी आईटी एक्ट की धारा 66, 67, एक भारतीय संसद के द्वारा आईटी एक्ट बनाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में बनाया गया। उसकी धारा 66 और 67 में प्रावधान किया गया कि अगर सोशल मीडिया में कोई आपत्तिजनक मैटर पोस्ट किया जाता है, स्टेटमेंट पोस्ट किया जाता है, तो अभी अपराध माना जाएगा और एक प्रकार से और संज्ञेय अपराध है। दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है लाइबल, रिटेन फॉल्स स्टेटमेंट। अगर किसी मिथ्या कथन को लेखबद्ध किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, तो इंग्लैंड में इसको लाइबल मानते हैं। और वहाँ पर जो अगर फॉल्स स्टेटमेंट कोई दिया जाए तो भी इसको स्लैंडर के अंतर्गत माना। जैसे पॉडकास्ट है या वीडियोज़ हैं, ये ऐसे हैं कि जो पॉडकास्ट किया जाए, पॉडकास्ट में अगर कहीं से कोई गलत है, मिथ्या कथन है, उस पर अगर कोई मिथ्या वीडियो अपलोड किया जाता है जिससे किसी की मानहानि होती हो, किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता हो, तो यह भी डिफेमेशन की श्रेणी में आएगा। समाचार चैनल पर भी यदि कोई समाचार प्रकाशित किया जाता है जो सत्य नहीं है, तो मिथ्या तथ्य को समाचार चैनल के माध्यम से प्रकाशित करना जो मानहानिकारक है, किसी व्यक्ति की ख्याति या प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता है, यह मानहानि माना जाएगा और उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। ये हो गया साइबर डिफेमेशन की बात। नेक्स्ट देखते हैं अपवाद क्या है डिफेमेशन का। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है अपवाद, इसमें फेयर कमेंट है, उचित टीका टिप्पणी इसके अपवाद में आता है। यदि कथन सत्य है, मैंने लिखा है यहाँ पे, यदि कथन सत्य हो तो वह मानहानि नहीं है। जैसे न्यायालय के द्वारा दोषित व्यक्ति को अपराधी कहना, अगर न्यायालय ने किसी अपराधी को दोषित कर दिया है तो अपराधी को अपराधी कहना ये फेयर कमेंट है, मानहानि नहीं मानी जाएगी। या सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, ये मानहानि नहीं है। सरकार, चूँकि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार का निर्वाचन होता है, और यदि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है जो नीति जनता विरोधी है, तो जनता को अधिकार है कि सरकार की नीतियों की टीका टिप्पणी आलोचना कर सके। कोई ऐसी पॉलिसी है जो जनमानस के भावनाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है या जनता के लोक कल्याण के लिए वह खरी नहीं उतर पा रही है, तो लोकतंत्र में जनता को सरकार की नीतियों पर उचित टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। तो फेयर कमेंट, उचित टीका टिप्पणी, यह मानहानि के दायरे से बाहर रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मानहानि का परिवाद कैसे किया जाए, क्या प्रोसीजर दिया गया है। मानहानि की जो शिकायत है, जो कंप्लेंट है, परिवाद है, एक तरफ देखिए मैंने लिखा हुआ उच्च पदाधिकारियों के लिए परिवाद, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल या मंत्री के मामलों में परिवाद जो शिकायत होगी वो कौन करेगा? लोक अभियोजक करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। पब्लिक लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाता है। नए कानून में कहाँ प्रावधान किया गया? न्यायालय धारा 222 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन संज्ञान लेगा। दूसरी तरफ मैंने लिखा है सामान्य व्यक्ति के परिवाद पर जो पीड़ित है वह स्वयं परिवाद कर सकता है। अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं कि डिफेमेशन का जो कंप्लेंट है, कैसे कंप्लेंट किया जाएगा आपराधिक मामलों में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 222 के अंतर्गत यह सत्र न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सत्र न्यायालय के समक्ष यदि लोक अभियोजक के द्वारा लिखित परिवाद किया जाता है, रिटन कंप्लेंट किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा केंद्र के किसी मंत्री के विरुद्ध कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो लोक अभियोजक के द्वारा किए गए लिखित शिकायत के आधार पर सत्र न्यायालय संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करते हुए उसका संज्ञान ले सकता है और उसके खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी कर सकता है, न्यायालय के आदेश का जारी कर सकता है। अन्य सामान्य व्यक्ति की मानहानि होने की दशा में कोई भी व्यक्ति जिसकी मानहानि हुई है वह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग क्यों? क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग इस मामले में सक्षम न्यायालय माना जाएगा और सभी छात्रों के लिए अपेक्षित है कि जब मैं भारतीय न्याय संहिता का डिफेमेशन पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से इस भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दोनों कानून 2023 में बने हुए हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या प्रोसीजर है, कैसे इस डिफेमेशन को यहाँ पर तो दंडनीय बनाया गया है, लेकिन दूसरे कानून में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उस कानून में प्रोसीजर क्या है, किन प्रक्रियाओं का अनुपालन करके दंडित किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, वह उस दूसरे कानून में दिया गया है। इसलिए दोनों कानून को एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ा जाना यह आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी उल्लेख कर रहा हूँ कि डिफेमेशन का सूट कैसे फाइल होगा, डिफेमेशन की कंप्लेंट कहाँ जाएगी, कौन कंप्लेंट दायर कर सकता है, किस कोर्ट में दायर किया जाएगा और कोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या कार्रवाई करेगी, मानहानि करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी आदेशिका जारी करेगी, वारंट जारी कर देगी, समन जारी करेगी। चूँकि मानहानि के मामलों में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वह 2 वर्ष का है, अथवा जुर्माना है, अथवा दोनों है। तो जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय मामले हैं, सामान्यतः उन मामलों को असंज्ञेय बनाया गया है और जमानती बनाया गया है। अर्थात मानहानि का मामला वह असंज्ञेय होगा और जमानती होगा। अब मानहानि के मामले में परिवाद करने पर कोई भी न्यायालय व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता है और न तो मानहानि की परिवाद होने पर पुलिस को यह अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति को जिसने मानहानि किया है तुरंत गिरफ्तार कर ले, अरेस्ट कर ले। जब तक कि न्यायालय, चूँकि मामला असंज्ञेय होने के कारण न्यायालय, आपराधिक न्यायालय जब तक संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को गिरफ्तार करने का वारंट जारी नहीं करेगा तब तक वारंट नहीं जारी किया जा सकता, न तो वारंट के अधीन, न तो वारंट के तहत अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सकती है। अतः ऐसी स्थिति में समन ही जारी किया जाएगा और समन भी एक प्रकार से न्यायालय की आदेशिका है। और समन, चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि समन मामले वे मामले होते हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत समन मामले के रूप में परिभाषित हैं। अर्थात वे सभी मामले जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं, समन मामले की श्रेणी में आते हैं। और जब समन मामले 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध समन मामले होते हैं तो उसमें समन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, न कि वारंट मामलों में। वारंट मामलों में प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, मैंने आपको बताया कि उसमें एक गवाहों की परीक्षा है, बिना परीक्षा के न्यायालय विचारण प्रारंभ नहीं करेगा। परंतु जो समन मामले हैं, जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय मामले हैं, उसमें गवाहों की परीक्षा या एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं होती और वो संक्षेप में विचारण की प्रक्रिया भी हो सकती है। समरी ट्रायल करके उसमें अभियुक्त को दंड दिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चूंकि मानहानि के मामले में मैक्सिमम कारावास 2 वर्ष का है, इसलिए इसे समन मामले की श्रेणी में रखा गया है। और जो समन मामले की श्रेणी में रखा गया है और असंज्ञेय है तो न्यायालय के बिना आदेश के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, संवैधानिक प्राधिकारियों के विरुद्ध अगर मानहानि की जाती है, किसी ने भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई मानहानि किया है, तो निश्चित रूप से जिस जिले में मानहानि हुई है उस जिले का लोक अभियोजक सत्र न्यायालय में लिखित आवेदन दे सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध मानहानिकारक टिप्पणी की गई है और इसमें कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के विरुद्ध। और निश्चित रूप से जब वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, विचारण प्रारंभ होगा और यदि साबित हो गया कि हाँ उसने मानहानिकारक कथन प्रकाशित किया है तो उसको सज़ा दी जा सकती है और 2 वर्ष तक का साधारण कारावास देते हुए उसे जेल में भेजा जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यह एक प्रोसीजर हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कि अगर समन का, यदि मानहानि का केस कंप्लेंट फाइल किया जाता है, परिवाद दर्ज किया जाता है, तो उसमें समन कैसे इशू होगा, न्यायालय स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसर होगी, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट इसको देखें,
मैंने स्लाइड पे लिखा है कि मानहानि सिविल दोष के रूप में। चूँकि डिफेमेशन क्राइम भी है, टॉर्ट भी है, अब यहाँ मैंने बताने का प्रयास किया है कि मानहानि कैसे टॉर्ट के रूप में माना जाता है। अब ये दोनों का तुलना करेंगे कि कैसे डिफेमेशन में क्षतिपूर्ति या हर्जाना पाया जा सकता है। तो मैंने एक लिखा है यहाँ पे कि डिफेमेशन जो है वो इज आल्सो टॉर्ट, मानहानि अपकृत्य भी है। डिफेमेशन टॉर्ट है तो उसमें रेमेडी क्या है? दूसरा मैंने पॉइंट लिखा, पीड़ित व्यक्ति सिविल वाद दायर करके प्रतिकर प्राप्त कर सकता है, कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। कथन झूठा, 3 बातें हैं टॉर्ट के अंतर्गत। डिफेमेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, मानहानि को इस्टेब्लिश करने के लिए 3 एलिमेंट आवश्यक हैं। पहला तो स्टेटमेंट झूठा होना चाहिए और मानहानिकारक हो, डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, एंड दैट स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, कथन को प्रकाशित होना चाहिए। और तीसरा है कि दैट स्टेटमेंट मस्ट बी डायरेक्टेड टू प्लेंटिफ, वह कथन जो है वादी को निर्दिष्ट होना चाहिए। यदि 3 तत्व जैसे ही न्यायालय में साबित होगा वैसे ही डिफेमेशन सूट स्वीकार कर लिया जाएगा। अब इसको दूसरी तरफ मैंने जो स्क्रीन पर लिखा है कि कैसे, क्या प्रोसीजर क्या है, वह CPC 1908 के अंतर्गत वादपत्र है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्लेंट दायर किया जाएगा। वादपत्र के बाद लिखित कथन है, रिटेन स्टेटमेंट दायर किया जाएगा। और रिटेन स्टेटमेंट दायर करने में यदि प्रतिवादी अक्षम है या असमर्थ है तो उसको कुछ सहायता भी दी जाएगी, आर्थिक सहायता भी, सरकार के खर्चे पर उसे एडवोकेट अपॉइंट किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, CPC 1960 का जो कानून है वह सिविल मामलों में डिफेमेशन सूट फाइल करने के लिए प्लेंट कैसे प्लेंटिफ दायर करेगा, यह आप सभी छात्र जानते होंगे। CPC का आदेश जो ऑर्डर 7 है, उस ऑर्डर 7 आदेश 7 के अंतर्गत वादी के द्वारा वादपत्र दायर किए जाने का, प्लेंट फाइल किए जाने की प्रोसीजर को बताया गया है। प्रत्येक वादी के द्वारा वादपत्र के माध्यम से सिविल न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। यही बात आदेश संख्या 6 में लिखी गई है। एवरी प्लेंट मस्ट बी फाइल्ड बाय प्लेंटिफ बिफोर सिविल कोर्ट एलॉन्ग विथ एफिडेविट। बात कैसे सही है झूठी है? अगर एफिडेविट के माध्यम से होगा तो निश्चित रूप से अगर उसमें कोई भी कथन झूठा पाया जाएगा तो वादी के विरुद्ध भी झूठा मुकदमा करने के आधार पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए वाद पत्र में लिखे गए सारे स्टेटमेंट न्यायालय के समक्ष उस वाद पत्र को एफिडेविट से समर्थित होना चाहिए, जिससे कि अगर न्यायालय में वादी उस कथन को साबित नहीं कर पाया, अपने द्वारा लगाए गए आरोप को साबित नहीं कर पाया, तो स्वयं वादी के विरुद्ध ही झूठा मुकदमा लाने के लिए या न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। इसलिए वादपत्र का स्वच्छ होना भी जरूरी है। कहीं से भी अगर प्लेंट में मैनिपुलेटेड है तो उस प्लेंट के आधार पर प्लेंटिफ को, वादी को ही झूठा मुकदमा करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। वादी के द्वारा मानहानि का वादपत्र न्यायालय के समक्ष स्थापित करने के लिए 3 बातें साबित करना पड़ेगा कि वादी की मानहानि की गई। पहला, वादी को ऐसे शब्द बोले गए जिससे कि सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। दूसरा, वे कथन जो बोले गए थे वादी को ही बोले गए थे, अन्य को नहीं। और चौथा, जो सबसे आवश्यक है, वह यह है कि उस कथन को प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, जिससे कि लोगों को वादी के विषय में जानकारी हुई, कि लोग समझ पाए कि वादी की समाज में उसकी प्रतिष्ठा को कम किया गया है। पब्लिकेशन जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के विषय में मानहानिकारक कथन किसी पत्र में लिखा गया, पत्र अपने ही पास रखा हो, व्यक्ति पत्र को प्रकाशित नहीं किया है, पत्र वह लेटर पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो वह डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उस पत्र में लिखी गई बात
उन लोगों को, समाज में उन लोगों तक नहीं पहुंची जिन लोगों के निगाह में, नज़र में वह व्यक्ति प्रतिष्ठित है या उसकी समाज में प्रतिष्ठा है। इसलिए कथन का डिफेमेटरी होना, मानहानिकारक होना और कथन को प्रकाशित न होना, यह मानहानि की कैटेगरी में, मानहानि की कोर्ट में नहीं आएगा। तो मानहानि की कोर्ट में किसी भी स्टेटमेंट को लाने के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि न केवल स्टेटमेंट डिफेमेटरी हो बल्कि उसका पब्लिकेशन भी ज़रूरी है। यदि पब्लिकेशन नहीं है तो उसको डिफेमेशन, वह कथन मानहानि नहीं माना जाएगा। मानहानि के मामलों में डिफेमेशन सूट स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात न्यायालय के द्वारा, सिविल न्यायालय के द्वारा जो अगली कार्रवाई की जाएगी वह प्रतिवादी को, जिसने मानहानि किया है, उसे एक समन जारी किया जाएगा कि वह इस व्यक्ति के मानहानि के लगाए गए आरोप का जवाब देने के लिए इस समन प्राप्ति के तारीख से 30 दिन के भीतर अपना दावा जवाब प्रस्तुत करे। अब प्रतिवादी के लिए आवश्यक होगा कि उस न्यायालय के द्वारा निर्देशित किए गए, जारी किए गए समन के तामील के 30 दिन के भीतर प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन दायर करे और अपनी बातों को वहाँ पर न्यायालय में साबित करने का प्रयास करे। तो ये प्रयास है, ये मतलब ये सारे प्रोसीजर जो है वो टॉर्ट में दिया हुआ है। प्रतिवादी यदि जानबूझकर वादी के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब नहीं देता या अनुपस्थित होता है तो न्यायालय ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई करता है, जिसको हम एक्स पार्टी डिग्री बोलते हैं, एक पक्षीय डिग्री बोलते हैं, और उसमें जुर्माना लगाया जा सकता है और उसमें उतनी धनराशि जितना न्यायालय वादी के सामाजिक स्थिति को देखते हुए, उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए मूल्यांकन करे और वादी ने जितना धनराशि क्लेम किया है, वादी के धनराशि क्लेम करने से न्यायालय उतनी धनराशि देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय भी जो पीड़ित वादी है उसके सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कंपनसेशन की धनराशि डिसाइड कर सकता है कि इसको 1 करोड़ मिलेगा या 1 लाख मिलेगा। यह व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए कि उसकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, समाज में उसको कितना नुकसान हुआ है, उसके व्यापार बिजनेस को कितना नुकसान हुआ है, यह देखते हुए न्यायालय के द्वारा प्रतिकर का निर्धारण, कंपनसेशन का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट देखें, मैंने मानहानि के विषय में भारतीय संविधान के भी सुसंगत अनुच्छेदों को बताया कि संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(2) में निर्बंधन मानहानि के आधार पर लगाया जा सकता है। इन 2 के अतिरिक्त संविधान के आर्टिकल 21 मैंने लिखा है मध्य में, आप उसको स्क्रीन पर देखें। आर्टिकल 21 जो संविधान का है उसमें लिखा है कि राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड्स राइट टू प्रोटेक्ट वंस रिपुटेशन फ्रॉम डिफेमेशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह माना गया कि जो राइट टू लाइफ है, इस राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड वंस राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्वेजन। किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपने आप को रोकने का जो अधिकार है, यह संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। संविधान के आर्टिकल 21 व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किया जाए या उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया जाए या कुछ उसको ऐसे अपमानजनक शब्द बोले जाएं जिससे कि वह उसकी मानसिक स्थिति या मानसिक यंत्रणा का वह शिकार हो। अगर बोले गए शब्द से किसी की व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने विरुद्ध किए गए किसी प्रकार के ऐसे हमले, बोले गए शब्दों से या प्रकाशित किसी लेख से कोई ऐसा हमला किया जाता है जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है और समाज में प्रतिष्ठा कम होती है, तो यह भी संविधान की आर्टिकल 21 के अंतर्गत 21 का उल्लंघन माना जाएगा, 21 का उल्लंघन माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को अपराधी के विरुद्ध, अभियुक्त के विरुद्ध, प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार भी प्राप्त है और प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखें, मैंने लिखा है संसदीय विशेषाधिकार। अभी ठीक मैंने इसके पहले संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया कि संसद सदस्यों को और विधानसभा में एमएलए को सदन के भीतर की गई कार्रवाई के लिए मानहानि से छूट प्राप्त है। वह सदन के भीतर कुछ भी बोलें, यह एक अपवाद भी है। सदन के भीतर की कार्रवाई को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है।
संसद सदस्यों को ये विशेषाधिकार संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए जाते समय कदापि ये नहीं सोचा गया होगा कि संसद के भीतर संसद सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य सदन के भीतर गाली गलौज करेंगे या आपस में मारपीट करेंगे। इस प्रकार की वारदात या इस प्रकार के संसदीय विशेषाधिकार को देते समय, संविधान में प्रावधानित करते समय ये बातें कदापि भी संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में नहीं रही होगी। फिर भी ये ऐसी गतिविधियां संसदीय विशेषाधिकार की परिधि में आने के, सदन के भीतर कही गई कोई बात, किया गया कोई भी कार्य न्यायिक पुनर्विलोकन से, जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। इसलिए न्यायपालिका उसका रिव्यू नहीं कर सकती, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि सदन के भीतर किसी सदस्य ने क्या बोला है और किस तरह से मारपीट किया है। वह किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अब इस पर महत्वपूर्ण केस आप देखें, इम्पॉर्टेंट केस क्या है, इसको मैंने लिखा हुआ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ AIR 2016, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि आपराधिक मानहानि के केस में मजिस्ट्रेट की भूमिका को स्पष्ट किया कि उन्हें परिवाद की सच्चाई की जांच सावधानी से करनी चाहिए। कोई भी कंप्लेंट आए उसकी सच्चाई सघनता से जांच करने के पश्चात ही कोई कार्रवाई हो। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि कोई भी FIR या धारा 156(3) के अधीन निर्देश न दिया जाए। सामान्यतः एक कानून है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत। सभी छात्र इस बात को भली भांति ज्ञात होगा कि पहले का जो कानून था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसकी धारा 156(3) थी। उस धारा अब उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको बदल दिया गया, संसद के द्वारा बना दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उस अधिनियम में प्रावधान था कि जब कोई व्यक्ति पुलिस थाने से FIR नहीं करा पाता था तो न्यायालय चला जाता था, और कोर्ट में कोई शिकायत कंप्लेंट फाइल कर दिया तो कोर्ट उसी आवेदन को संबंधित थाने को मार्क कर देती थी, ट्रांसफ़र कर देती थी, और संबंधित थाने के भाषाधक अधिकारी को निर्देशित कर देती थी कि इसको आप इस मामले में चूँकि FIR आप नहीं कर रहे हैं, संज्ञेय मामला प्रतीत होता है, इसमें FIR किया जाए। तो न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए जाने पर सामान्यतः पुलिस अधिकारी उस आवेदन को स्वीकार कर लेता था और FIR के रूप में दर्ज कर लेता था, और जैसे ही FIR के रूप में दर्ज किया गया उसका एक नंबर पड़ा, वैसे ही जिसके खिलाफ वो शिकायत होती थी उसके मस्तिष्क में इस बात का भय हो जाता था कि उसे पुलिस कभी भी कहीं से गिरफ्तार कर सकती है। चूँकि 156(3) का जो उपचार दिया गया वह रेमेडी दी गई तब जब संज्ञेय मामलों में थाने का भाषाधक अधिकारी कोई संज्ञेय अपराध की सूचना लेने से मना कर दे, तब पीड़ित पक्षकार को एक विकल्प दिया गया कि वह थाने से अगर हार गया है, होपलेस है, थाने से अगर निराश है, तो अपनी निराशा को वह न्यायालय में व्यक्त कर सकता है और न्यायाधीश उसकी उस व्यथा को, उसके उस आवेदन को संबंधित थाने को निर्देशित करते हुए और थाने के भाषाधक अधिकारी को डायरेक्शन भी दे सकता है कि चूँकि आपके यहाँ ये मामला दर्ज नहीं हुआ जो कि आप दर्ज करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हैं, तो ये मेरे पास आया है, अतः आप इस मामले को FIR के रूप में दर्ज करें और आगे की कार्रवाई करें। इस प्रकार का आदेश आपराधिक मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा धारा 156(3) के अंतर्गत दिया जाता रहा है। परंतु धारा 156(3) को कुछ मामलों में जो फरियादी हैं, जो परिवादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, वह ढाल के रूप में नहीं बल्कि तलवार के रूप में प्रयोग करने लगे। वह थाने से न बल्कि सीधे न्यायालय में जाकर के न्यायालय में परिवाद दाखिल करने लगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी की गई कि हर मामले में, हर केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकायत को स्वीकार न करे, खास करके जहां पर डिफेमेशन, मानहानि हुआ है, मानहानि की यदि शिकायत की जाती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग उस मानहानि की सत्यता का पहले जांच करे। और जांच कैसे करेगा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग? उस शिकायतकर्ता से उसके कथन को एफिडेविट पर, हलफनामा पर लेने का प्रयास करे। एफिडेविट के माध्यम से शिकायतकर्ता को यह बोले कि जो कुछ भी आप आरोप लगा रहे हैं इस आरोप को एफिडेविट पर दें और आपका एग्जामिनेशन किया जाए। अगर इसमें कोई भी कथन सत्य पाया जाएगा तो आपके विरुद्ध ही आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर कोई कथन साबित नहीं कर पाएंगे, मानहानि साबित नहीं कर पाएंगे, तो आपके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इससे एक प्रकार से अंकुश लगेगा, इससे एक प्रकार से नियंत्रण लगेगा। जो फर्जी शिकायतें होती थी कोर्ट में,
और व्यक्ति को परेशान करने के लिए जो तुच्छ शिकायतें थी, परेशान करने के लिए शिकायतें कोर्ट में आती थी और कोर्ट पुलिस को भेज देती थी। पुलिस उसमें अन्वेषण करना प्रारंभ कर देती थी और व्यक्ति के घर अगर पुलिस पहुंच जाए अन्वेषण करने के लिए तो व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में मानहानि के कंप्लेंट में कंप्लेंट तब तक उसे एफआईआर के रूप में दर्ज न किया जाए अथवा धारा 156(3) के अंतर्गत उसे स्वीकार न किया जाए, पहले उसकी सत्यता की जांच की जाए कि वो सत्य है या असत्य है। और सत्यता की जांच कैसे मजिस्ट्रेट करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, उसको प्रक्रिया क्या मैंने आपको बताया है इसमें। अब टार्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण केस है जो मानहानि यदि किया जाता है तो उस पर लीडिंग केस क्या है आप स्क्रीन पर देखें। मैंने इस केस को लिखा है टीजी पोन्नेन वर्सेस एमसी वर्गीस AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट। अब इसका तथ्य भी मैंने संक्षेप में लिखा है। पति के द्वारा पत्नी को कई पत्र लिखे गए जिसमें पत्नी के पिता को मानहानिकारक शब्द प्रयोग किया गया। पत्नी ने सभी पत्र अपने पिता को दे दिया, पिता वर्गीस को दे दिया और उसके पिता के द्वारा अपने पुत्री के पति अर्थात दामाद के विरुद्ध ही एक मुकदमा दर्ज किया गया, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ मैंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि ये कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के तहत संरक्षित थे इसलिए यह मानहानि नहीं थी। यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, टीजी पोन्नेन बनाम एमसी वर्गीस AIR 1970 का। एमसी वर्गीस ने अपने ही सन इन लॉ दामाद टीजी पोन्नेन के विरुद्ध वाद दायर किया जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में और उसमें डिफेमेशन के लिए सूट फाइल किया कि लेटर में लिखी गई बात उसके ही अक्षर हैं। साबित हो गया कि लेटर उसी ने लिखा, उसने स्वीकार भी किया। लेटर पति के द्वारा पत्नी को दिया गया, उसने वो भी स्वीकार किया। पत्नी ने उस पत्र को अपने पिता को दिया। अब ये जो तीसरा एलिमेंट है कि क्या पत्र प्रकाशित हुआ, वर्गीस का न्यायालय में यह तर्क था कि उस मानहानिकारक कथन का वादी को निर्दिष्ट किया, वादी को ही संदर्भित था, अर्थात वर्गीस के ही नाम से वह पत्र लिखा गया था कि वर्गीस का व्यवहार अच्छा नहीं है और वह उसकी पत्नी को उकसाता है या अन्य गलत व्यवहार करता है अपने दामाद के प्रति। यह मानहानिकारक जो स्टेटमेंट यूज किए गए थे वर्गीस के विरुद्ध ही थे। ये भी दूसरा तत्व भी इसमें फुलफिल पूर्ण करता था। समस्या प्रॉब्लम तीसरे तत्व में थी कि क्या पत्नी के द्वारा पति के मानहानिकारक पत्र को अपने पिता को सौंपना, क्या ये माना जाए कि उस कथन का प्रकाशन हो गया, उस पत्र को प्रकाशित माना जाए? क्योंकि बिना मानहानिकारक कथन को पब्लिक डोमेन में आए लोगों के सामाजिक समाज में जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है उसको कम हुआ या नहीं हुआ, जब तक यह नहीं होगा तब तक डिफेमेशन का सूट सिविल मामलों में स्वीकार नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 में प्रावधान किया गया है कि पति पत्नी के मध्य जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी कम्युनिकेशन होते हैं उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन बोलते हैं, विशेषाधिकृत संसूचनाएं बोलते हैं। अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे कम्युनिकेशन है जिस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोजर जो है वह प्राइवेटेड है, प्रतिबंधित है। यह उस संबंध की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो कानून बना वह संबंधों की पवित्रता को, पायसनेस को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यह प्रावधानित किया गया कि कुछ विशेष संबंधों में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सूचना, इन्फॉर्मेशन न्यायालय के समक्ष भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होगा। उसमें से यह भी सूचना था कि पति के द्वारा पत्नी को जो भी सूचना दी जाए या पत्नी पति को कोई सूचना देती है, वह सूचना पति पत्नी के चूंकि मध्य है, उस सूचना को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से पति पत्नी के परस्पर संबंध, आपसी संबंध में कड़वाहट होगी और विवाह विच्छेद भी हो सकता है। इसलिए पति पत्नी के पारस्परिक संबंध को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के द्वारा दी गई सूचना को न्यायालय में
साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि पति चाहे पत्नी के विरुद्ध या पत्नी पति के विरुद्ध चाहती है, उस कथन को, उस इन्फॉर्मेशन को न्यायालय में एक दूसरे के विरुद्ध साबित करने के लिए, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रतिबंध है और ऐसे संसूचनाओं को विशेषाधिकृत संसूचनाएं मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अधिवक्ता और क्लाइंट, जो एडवोकेट और क्लाइंट के मध्य कम्युनिकेशन हुआ है, इस कम्युनिकेशन को न्यायालय के समक्ष भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि अधिवक्ता अपने वकील से पूछता है कि क्या तुमने मर्डर किया है, अभियुक्त यदि स्वीकार करता अपने अधिवक्ता से कि हाँ उसने या उसके भाई ने मिल करके हत्या कर ली, आप मेरी बचाएं, आप मेरी रक्षा करें, इस सूचना को यदि अधिवक्ता के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाए, एडवोकेट यदि सूचना को रिकॉर्ड कर ले और न्यायालय के समक्ष इसको अगर साबित करना चाहता है अपने क्लाइंट के विरुद्ध कि ये क्लाइंट हमको फीस कम दे रहा है, पैसा हमको कम दे रहा है, इस क्लाइंट ने एक समय, किसी तारीख और समय पर मेरे समक्ष इसने स्वीकार किया कि मर्डर वही किया है, इस प्रकार का कथन अधिवक्ता को भी अपने ही क्लाइंट के विरुद्ध न्यायालय में साबित करने की अनुमति प्रदान नहीं है, क्योंकि ये सूचनाएं ऑफिशियल मतलब ये विशेषाधिकृत संसूचनाएं हैं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। तो अधिवक्ता और क्लाइंट के जो व्यावसायिक संबंध हैं, जो प्रोफेशनल रिलेशन है, उसमें कड़वाहट न हो, उस संबंध को मेंटेन किया जाए, बनाए रखा जाए। इसलिए न तो अधिवक्ता अपने क्लाइंट के स्टेटमेंट को उसके विरुद्ध साबित कर सकता है, न तो क्लाइंट न्यायालय में यह साक्ष्य साबित करे कि उसकी केस के लिए अधिवक्ता ने 1 लाख रुपये फीस मांगा, 50,000 रुपये मांगा, यह इनके खिलाफ 50,000 रुपया घूस मांगा, 1 लाख रुपया घूस मांगा अधिवक्ता के विरुद्ध ही। ऐसा अगर अनुमति प्रदान कर दिया गया होता तो हर क्लाइंट अपने ही अधिवक्ता को फंसाने का प्रयास करता और अधिवक्ता अपने क्लाइंट को फंसाने का प्रयास करता, क्लाइंट अधिवक्ता को फंसाने का प्रयास करता। जब भी कोई किसी बात को लेकर नाराज़गी होती तो क्लाइंट ये कहता कि अपने अधिवक्ता के विरुद्ध वाद ला देंगे कि तुमने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की, घूस मांगा, और इस आधार पर अधिवक्ता का न केवल लाइसेंस निरस्त होता बल्कि अधिवक्ता को जेल भी हो जाती। और अधिवक्ता भी अपने क्लाइंट से देखता है कि उसका क्लाइंट अगर पैसे वाला है तो उसको विश्वास में लेकर के कि तुम अगर नहीं हमें 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया दोगे तो तुम्हारे विरुद्ध यही साक्ष्य हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे कि तुमने अपराध किया है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कानून ने, विधायिका ने जो कानून बनाया उसमें इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसका डिस्क्लोजर प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है। इस प्रकार की सूचना को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं लाया जा सकता है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पति पत्नी के मध्य दी गई सूचना को उसे एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में साबित नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से मैंने डिफेमेशन से संबंधित, मानहानि से संबंधित उसके आपराधिक पहलुओं को, उसके सिविल दोष के पहलुओं को, दोनों की मतलब डिफेमेशन क्राइम भी है एंड टॉर्ट भी है। जो व्यक्ति जिसकी मानहानि हुई है, पीड़ित है, उसको 2 विकल्प प्राप्त हैं। वह आपराधिक विधि के अंतर्गत परिवाद दाखिल कर सकता है और टॉर्ट के अंतर्गत कंपनसेशन हर्जाने के लिए वह सिविल न्यायालय में केस फाइल कर सकता है। तो यह सिविल रेमेडी भी है और क्रिमिनल रेमेडी भी है। सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कंपनसेशन के लिए, हर्जाने के लिए, प्रतिकर के लिए। आपराधिक कोर्ट में केस फाइल कर सकता है जिसने डिफेम किया है उसके खिलाफ कारावास के लिए, उसके ऊपर जुर्माना लगाने के लिए। मैंने इस आपराधिक मानहानि को, आपराधिक मानहानि आपराधिक भी है और टॉर्ट भी है, क्राइम भी है, इसके लिए पनिशमेंट भी है, क्षतिपूर्ति भी लिया जा सकता है। और साथ ही साथ मैंने इसका जो प्रोसीजर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कि न्यायालय कैसे संज्ञान लेगा और कैसे कार्रवाई आगे की करेगा, उन प्रावधानों को मैंने विस्तार से बताया कि धारा 222 के अंतर्गत मानहानि के कंप्लेंट को स्वीकार करते हुए और ट्रायल प्रारंभ करेगा। ट्रायल विचारण में इसमें यह इस बात की आवश्यकता नहीं है कि सारे स्टेप को फॉलो किया जाए, एग्जामिनेशन हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, चीफ एग्जामिनेशन हो, री एग्जामिनेशन हो। बिना इन प्रक्रियाओं का अनुपालन किए हुए भी
डिफेमेशन के मामले में संज्ञान लिए जाने के पश्चात आपराधिक न्यायालय संक्षिप्त कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को दंडित कर सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में राहुल गांधी, जिस एक कांग्रेस के एक नेता हैं, राहुल गांधी के विरुद्ध भी आपराधिक मानहानि का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उनको जिला न्यायालय के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, दोनों न्यायालयों के द्वारा 2 वर्ष का कारावास भी दे दिया गया था। उन्हें उसी आपराधिक मानहानि के मामले में ही दोषित किया गया था और जो दोषिद्धि उस कानून में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष के कारावास से उनको दंडित किया गया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस कारावास पर रोक लगा दी गई, वरना उस मामले में उनको दोषित किया गया होता। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए जिससे कि मानहानि है, सामाजिक प्रतिष्ठा को कम पहुंचता है, वह चाहे बोले गए शब्द से हो या टेलीविज़न पे हो या मीडिया या फेसबुक पर हो या किसी भी प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उनमें दिया गया, मीडिया में दिया गया वक्तव्य, समाचार पत्र पर दिया गया कोई साक्षात्कार, इंटरव्यू, पॉडकास्ट जिसमें किसी की मानहानि होती हो, वह आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के अंतर्गत परिवाद कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है, शिकायत कर सकता है और साबित हो जाने पर न्यायालय जितनी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा है, जितनी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे हर्जाना कंपनसेशन दिए जाने का आदेश दे सकता है और अभियुक्त के ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। तो इस तरह से मैंने इस पूरे व्याख्यान में मैंने आपको मानहानि के दोनों पहलुओं को, अपराध भी है, टॉर्ट भी है, इसके लिए कारावास का प्रावधान है और क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का भी प्रावधान है। इसके लिए प्रोसीजर क्या है, इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या प्रावधान है, पति पत्नी के मध्य अगर कोई हो या अधिवक्ता और क्लाइंट के मध्य कोई मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग किया जाए, अधिवक्ता क्लाइंट को गाली दे, क्लाइंट अधिवक्ता को गाली गलौज करता है, तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है मानहानि की कोर्ट में आएगा या नहीं आएगा। संसदीय विशेषाधिकार को भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि को मैंने जोड़ करके बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से संवैधानिक प्रावधानों को भी, संसदीय विशेषाधिकार को भी, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रावधान को भी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हुए मैंने मानहानि के सभी पहलुओं को विस्तार से बताने का प्रयास किया, इस आशा और उम्मीद के साथ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I'm not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever.
they are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.